लकीर छोटी करना, अकबर और बीरबल की एक कालजयी कहानी। प्रस्तावना। हिंदुस्तान के विशाल और समृद्ध इतिहास में मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासनकाल एक स्वर्ण युग के रूप में अंकित है। उनकी हुकूमत सिर्फ उनकी सैन्य विजयों या प्रशासनिक सुधारों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके दरबार में मौजूद नवरत्नों की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए भी प्रसिद्ध थी। इन नवरत्नों में से एक, जो अपनी प्रखर बुद्धि, असाधारण चतुराई और हास्यप्रद स्वभाव के लिए जाने जाते थे, वे थे राजा बीरबल। अकबर और बीरबल के बीच की जुगलबंदी ने अनगिनत कहानियों और किस्सों को जन्म दिया है, जो आज भी न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। यह कहानी लकीर छोटी करना उन अनगिनत किस्सों में से एक है, जो अकबर की जिज्ञासा और बीरबल की अद्वितीय बुद्धि का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह कहानी सिर्फ एक लकीर को छोटा करने की नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि किसी भी समस्या का समाधान हमेशा सीधा और स्पष्ट नहीं होता। कभी-कभी दृष्टिकोण में एक छोटा सा बदलाव, एक रचनात्मक सोच और परिप्रेक्ष्य में एक मामूली सा परिवर्तन भी सबसे जटिल समस्याओं को हल कर सकता है। यह कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब आगरा का किला मुगल साम्राज्य की शान का प्रतीक था और उसके दीवाने-आम में हिंदुस्तान के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग इकट्ठा होते थे। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर, जो स्वयं एक जिज्ञासु और बुद्धिमान शासक थे, अक्सर अपने दरबारियों की बुद्धि और विवेक की परीक्षा लेते रहते थे। और हर बार बीरबल अपनी असाधारण सोच से न केवल बादशाह का दिल जीत लेते थे, बल्कि उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित भी कर देते थे। तो आइए हम समय में पीछे चलते हैं और उस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनते हैं जब बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक सीधी सादी लकीर खींचकर एक ऐसी पहेली पेश की जिसने सभी को सोच में डाल दिया। यह कहानी है उस लकीर की जिसे बिना मिटाए और बिना छुए छोटा करना था, और यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने अपनी बुद्धि से यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी समस्याओं का हल भी सबसे सरल विचारों में छिपा हो सकता है। अध्याय एक सामान्य दिन और एक असाधारण पहेली। आगरा के किले में उस दिन की सुबह भी बाकी दिनों की तरह ही थी। यमुना नदी के किनारे बसा यह विशाल किला अपनी लाल पत्थर की दीवारों और संगमरमरी महलों के साथ मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का मौन साक्षी था। सूरज की पहली किरणें जब किले के बुर्जों को छूतीं, तो ऐसा प्रतीत होता मानो सोने का पानी चढ़ाया जा रहा हो। दीवान-ए-आम, वह भव्य हॉल जहां बादशाह अकबर अपनी प्रजा और दरबारियों से मिलते थे, खचाखच भरा हुआ था। रंग-बिरंगी पगड़ियां, रेशमी लिबास और कीमती आभूषणों से सजे दरबारी, मंत्री और मनसबदार अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे और बादशाह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हॉल के एक कोने में नवरत्नों का समूह अपनी विशेष सीटों पर बैठा था। उनमें तानसेन थे, जिनकी आवाज में जादू था, अबुल फजल थे, जिनकी कलम में इतिहास लिखने की ताकत थी, और टोडरमल थे, जिनकी उंगलियों पर साम्राज्य का पूरा हिसाब किताब रहता था। और उन्हीं के बीच शांत और सहज भाव से बैठे थे राजा बीरबल, जिनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक अनोखी चमक रहती थी। कुछ ही देर में नगाड़ों की गूंज और बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं की घोषणा के साथ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दीवान-ए-आम में प्रवेश किया। उनके आते ही पूरा दरबार अदब से झुक गया। बादशाह अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्होंने अपनी नजरें पूरे दरबार पर दौड़ाई। उनकी आंखों में एक शासक का तेज और एक जिज्ञासु व्यक्ति की चमक दोनों ही मौजूद थीं। उस दिन सामान्य प्रशासनिक कार्यों और याचिकाओं को निपटाने के बाद बादशाह अकबर के मन में एक शरारत सूझी। वे अक्सर अपने दरबारियों की, विशेषकर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ऐसी पहेलियां और प्रश्न पूछते रहते थे जो सामान्य तर्क से परे होते थे। आज भी उनका मन कुछ ऐसा ही करने का था।
अकबर ने अपने एक सेवक को इशारा किया और एक काला पत्थर का स्लेट और एक खड़िया मंगवाई। जब स्लेट उनके सामने रख दी गई तो उन्होंने खड़िया से उस पर एक सीधी लकीर खींची। लकीर न बहुत लंबी थी न बहुत छोटी, बस एक साधारण सी सीधी रेखा। पूरा दरबार खामोश था। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बादशाह क्या करने वाले हैं। अकबर ने खड़िया नीचे रखी और अपनी गहरी और प्रभावशाली आवाज में बोले, ऐ मेरे काबिल दरबारियों, आज हम तुम्हारे विवेक और बुद्धि की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने स्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा, इस स्लेट पर एक लकीर खिंची हुई है। हमारी चुनौती यह है कि इस लकीर को छोटा करना है। लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इस लकीर को किसी भी हिस्से से मिटाया नहीं जाएगा, और दूसरी शर्त यह है कि इसे कहीं से भी काटा या छुआ नहीं जाएगा। बादशाह की बात सुनकर पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कैसी पहेली थी? किसी चीज को बिना छुए या मिटाए छोटा कैसे किया जा सकता है? यह तो असंभव था। अकबर ने अपनी नजरें अपने नवरत्नों पर डाली। उन्होंने देखा कि अबुल फजल गहरी सोच में डूबे हुए हैं। उनकी उंगलियां अपनी दाढ़ी पर घूम रही हैं। तोडरमल, जो संख्याओं के जादूगर थे, इस समस्या को किसी गणितीय सूत्र से हल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी उलझन के भाव थे। तानसेन, जो संगीत की दुनिया में खोए रहते थे, इस पहेली से पूरी तरह से अनभिज्ञ लग रहे थे। बादशाह ने एक एक करके अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों से पूछा, क्या कोई है जो हमारी इस चुनौती को स्वीकार कर सके? एक वरिष्ठ मंत्री, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, यह तो एक असंभव कार्य प्रतीत होता है। भौतिकी के नियमों के अनुसार किसी वस्तु के आकार को बिना उसमें कोई परिवर्तन किए बदलना संभव नहीं है। एक और दरबारी ने कहा, शायद यह कोई जादुई तरकीब है, जहांपनाह। हम साधारण इंसान इसे कैसे कर सकते हैं? दरबार में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन कोई भी इस पहेली का हल नहीं ढूंढ पा रहा था। कुछ लोग इसे बादशाह का एक मजाक समझकर मुस्कुरा रहे थे, तो कुछ इसे अपनी बुद्धि का अपमान मानकर चिंतित थे। अकबर के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर रही थी। उन्हें लग रहा था कि आज उन्होंने अपने दरबारियों को और शायद बीरबल को भी निरुत्तर कर दिया है। उन्होंने अपनी नजरें बीरबल पर टिकाईं, जो अब तक खामोश बैठे थे, और उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। क्यों बीरबल? अकबर ने कहा, आज तुम्हारी जुबान खामोश क्यों है? क्या तुम्हारी बुद्धि ने भी आज जवाब दे दिया है? क्या तुम हमारी इस छोटी सी पहेली को हल नहीं कर सकते? पूरे दरबार की निगाहें अब बीरबल पर थीं। सबको यही लग रहा था कि आज बीरबल भी हार मान लेंगे। लेकिन बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को अदब से सलाम किया और अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, आपकी पहेली जितनी सरल दिखती है उतनी ही गहरी है, और इसका हल भी उतना ही सरल है। बीरबल के इस आत्मविश्वास भरे जवाब ने पूरे दरबार में एक नई उत्सुकता भर दी। अकबर की आंखों में भी चमक आ गई। उन्होंने कहा, तो फिर दिखाओ अपनी काबिलियत बीरबल। हम भी तो देखें कि तुम इस असंभव को संभव कैसे बनाते हो। बीरबल ने स्लेट के पास जाने की इजाजत मांगी और बादशाह के सिंहासन के करीब पहुंचे। उन्होंने स्लेट को ध्यान से देखा और फिर जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। अध्याय 2, बीरबल का सरल और शानदार समाधान। पूरा दीवानयाम सांस रोके खड़ा था। सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थीं, जो बादशाह अकबर द्वारा खींची गई लकीर के सामने खड़े थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी और प्रत्याशा थी। क्या बीरबल सच में इस पहेली को हल कर पाएंगे?
या फिर आज पहली बार वे बादशाह के सामने निरुत्तर हो जाएंगे? बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और एक बार फिर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में न तो कोई घमंड था और न ही कोई घबराहट। यह एक ऐसे व्यक्ति की मुस्कान थी जिसे पता था कि वह क्या करने जा रहा है। उन्होंने बादशाह से एक और खड़िया मांगी। एक सेवक ने तुरंत उन्हें एक खड़िया पकड़ा दी। बीरबल ने खड़िया हाथ में ली और बादशाह द्वारा खींची गई लकीर के ठीक नीचे झुक गए। दरबारियों ने सोचा कि शायद बीरबल उस लकीर को मिटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बादशाह की शर्त उन्हें याद थी। कुछ ने सोचा कि शायद वे कोई मंत्र पढ़ेंगे या कोई जादुई करतब दिखाएंगे, लेकिन बीरबल ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बस एक पल के लिए पहली लकीर को देखा और फिर अपनी नई खड़िया से उसके ठीक नीचे एक और लकीर खींच दी। यह नई लकीर पहली लकीर के समानांतर थी, लेकिन उससे थोड़ी लंबी थी। जब बीरबल ने अपनी लकीर खींच ली तो वे सीधे खड़े हो गए और बादशाह की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, देखिए, आपकी लकीर अब छोटी हो गई है। पूरा दरबार एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर एक एक करके दरबारियों ने स्लेट पर नजर डाली और जैसे ही उन्होंने देखा, उनके चेहरों पर आश्चर्य और प्रशंसा के भाव आ गए। यह सच था। बादशाह अकबर द्वारा खींची गई पहली लकीर अब वास्तव में छोटी लग रही थी। बीरबल ने उसे छुआ तक नहीं था, उसे मिटाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह छोटी हो गई थी। यह कैसे हुआ? यह एक दृष्टि का भ्रम था, एक परिप्रेक्ष्य का खेल था। बीरबल ने पहली लकीर को छोटा नहीं किया था, उन्होंने बस उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींचकर उसे छोटा दिखा दिया था। जब दो वस्तुओं को एक साथ रखा जाता है तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उनकी तुलना करता है। एक बड़ी वस्तु के बगल में रखी एक छोटी वस्तु और भी छोटी लगती है। बादशाह अकबर, जो अब तक सिंहासन पर तनकर बैठे थे, अपनी जगह से उठे और स्लेट के पास आए। उन्होंने ध्यान से दोनों लकीरों को देखा। उनकी पहली लकीर वैसी की वैसी ही थी, लेकिन बीरबल की लंबी लकीर के सामने वह सचमुच बौनी लग रही थी। अकबर के चेहरे पर जो विजयी मुस्कान थी, वह अब एक हार्दिक हंसी में बदल गई। वे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज पूरे दीवाने-आम में फैल गई। बाकी दरबारी भी, जो अब तक हैरान थे, अब बीरबल की चतुराई को समझकर मुस्कुराने लगे और उनकी प्रशंसा में सिर हिलाने लगे। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी बुद्धि को। हमने सोचा था कि आज हम तुम्हें पराजित कर देंगे, लेकिन तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, देखो, यही है असली बुद्धिमत्ता। समस्या को सीधे सीधे हल करने की कोशिश करने के बजाय बीरबल ने अपना दृष्टिकोण बदला। उन्होंने समस्या को नहीं, बल्कि उसके आसपास की स्थिति को बदल दिया। और परिणाम हमारे सामने हैं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, यह सब आपकी ही शिक्षा और प्रेरणा का परिणाम है, जहांपना। आपने ही हमें सिखाया है कि हर समस्या का एक समाधान होता है, बस उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए। उस दिन दीवाने-आम में मौजूद हर व्यक्ति ने न केवल बीरबल की हाजिर जवाबी का एक और नमूना देखा, बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन का सबक भी सीखा। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी किसी को नीचा दिखाने या उसे मिटाने की कोशिश करने के बजाय खुद को उससे बड़ा और बेहतर बनाना ही उसे छोटा करने का सबसे अच्छा तरीका है। अध्याय 3, कहानी का गहरा अर्थ और प्रासंगिकता। अकबर और बीरबल की यह कहानी, जो लकीर छोटी करना के नाम से प्रसिद्ध हुई, महज एक मनोरंजक किस्सा नहीं है।
यह अपने अंदर जीवन के कई गहरे और महत्वपूर्ण सबक समेटे हुए है, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे सदियों पहले थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं को देखने और उन्हें हल करने का हमारा तरीका हमारे जीवन की दिशा और सफलता को निर्धारित कर सकता है। एक रचनात्मक सोच और दृष्टिकोण का महत्व। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग और परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव के महत्व के बारे में है। जब बादशाह अकबर ने अपनी पहेली पेश की, तो दरबार के अधिकांश लोगों ने उसे एक सीधी और तार्किक समस्या के रूप में देखा। वे इस बात पर अटक गए कि किसी चीज को बिना छुए या बदले कैसे छोटा किया जा सकता है। उनकी सोच एक सीमित दायरे में बंध गई थी। लेकिन बीरबल ने समस्या को एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने सवाल को शाब्दिक रूप से नहीं लिया, बल्कि उसके पीछे छिपे उद्देश्य को समझा। उन्होंने महसूस किया कि लक्ष्य लकीर को भौतिक रूप से छोटा करना नहीं, बल्कि उसे छोटा प्रतीत कराना है। यह सोच का एक क्रांतिकारी बदलाव था, जिसने उन्हें एक ऐसे समाधान तक पहुंचाया जो दूसरों के लिए अदृश्य था। आज के जटिल और प्रतिस्पर्धी दुनिया में यह सबक अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वह व्यवसाय हो, विज्ञान हो, कला हो या व्यक्तिगत जीवन हो, जो लोग लीक से हटकर सोचने और समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता रखते हैं, वे अक्सर सबसे सफल होते हैं। 2. प्रतिस्पर्धा का एक सकारात्मक दृष्टिकोण। यह कहानी हमें प्रतिस्पर्धा के बारे में भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अक्सर जब हम किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो हमारा ध्यान उसे हराने, उसे नीचा दिखाने या उसे मिटाने पर केंद्रित हो जाता है। हम अपनी सारी ऊर्जा दूसरे की लकीर को छोटा करने में लगा देते हैं। लेकिन बीरबल ने एक बेहतर तरीका दिखाया। उन्होंने अकबर की लकीर को मिटाने या काटने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी खुद की एक बड़ी लकीर खींच दी। उन्होंने अपनी ऊर्जा विनाश में नहीं, बल्कि निर्माण में लगाई। उन्होंने खुद को बेहतर बनाकर दूसरे को छोटा साबित कर दिया। यह एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। सच्ची प्रतिस्पर्धा दूसरों को नीचे खींचने में नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाने में है। अपने प्रतिद्वंद्वी की उपलब्धियों से जलने या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के बजाय हमें खुद को और अधिक ज्ञानी और अधिक कुशल और अधिक सफल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपनी खुद की लकीर को बड़ा कर लेते हैं, तो दूसरों की लकीरें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। 3. शब्दों के खेल और संचार की शक्ति। बीरबल की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि वे शब्दों के अर्थ और उनके विभिन्न व्याख्याओं को समझते थे। बादशाह ने कहा था, लकीर को छोटा कर दो। उन्होंने यह नहीं कहा था कि लकीर की लंबाई कम कर दो। बीरबल ने इस सूक्ष्म अंतर को पकड़ा और उसका फायदा उठाया। यह हमें सिखाता है कि संचार कितना महत्वपूर्ण है और शब्दों का सही ढंग से उपयोग और व्याख्या करना कितना आवश्यक है। एक ही बात को अलग अलग तरीकों से कहा और समझा जा सकता है, और जो व्यक्ति इन बारीकियों को समझता है, वह अक्सर लाभ में रहता है। 4. विनम्रता और बुद्धि का संगम। बीरबल की एक और महानता उनकी विनम्रता में थी। अपनी असाधारण बुद्धि और बादशाह के इतने करीब होने के बावजूद उनमें घमंड का लेशमात्र भी नहीं था। पहेली को सुलझाने के बाद उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय बादशाह की प्रेरणा को दिया। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता हमेशा विनम्रता के साथ आती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सीमाओं को जानता है और दूसरों के योगदान का सम्मान करता है। बीरबल का चरित्र इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे बुद्धि और विनम्रता का संगम एक व्यक्ति को महान बना सकता है। आज के संदर्भ में प्रासंगिकता। आज की दुनिया में, जहां हम हर दिन नई चुनौतियों और समस्याओं का सामना करते हैं,
लकीर छोटी करना की कहानी हमें एक नई दिशा दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि नवाचार, इनोवेशन समस्याओं के पारंपरिक समाधानों से परे सोचें। व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ, दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, हेल्थी कंपटीशन, एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर कोई आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो, न कि दूसरों को पीछे खींचने के लिए। प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सुनें, समझें और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें। संक्षेप में, बीरबल द्वारा खींची गई वह बड़ी लकीर सिर्फ एक खड़िया का निशान नहीं थी, वह एक दर्शन था, एक जीवन शैली थी। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराकर नहीं, बल्कि खुद को उठाकर हासिल की जाती है। यह कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है और भविष्य में भी करती रहेगी, क्योंकि इसकी सीख सार्वभौमिक और कालातीत है। उपसंहार। लकीर छोटी करना की कहानी अकबर और बीरबल के अनगिनत किस्सों में से एक मोती की तरह है, जो अपनी सादगी में भी गहरी चमक बिखेरता है। यह कहानी सिर्फ एक बादशाह की पहेली और एक दरबारी की चतुराई का वृत्तांत नहीं है, बल्कि यह मानव बुद्धि, रचनात्मकता और जीवन जीने की कला का एक सुंदर चित्रण है। इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे एक साधारण सी समस्या, जो पहली नजर में असंभव लगती है, एक अलग दृष्टिकोण अपनाने से कितनी आसानी से हल हो सकती है। बीरबल का समाधान हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा समस्याओं के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है और न ही उन्हें बलपूर्वक मिटाने की आवश्यकता है। कभी कभी समाधान समस्या के बाहर, हमारे अपने सोचने के तरीके में निहित होता है। यह कहानी हमें विनाश पर निर्माण को, ईर्ष्या पर आत्मसुधार को और नकारात्मक प्रतिस्पर्धा पर सकारात्मक विकास को प्राथमिकता देना सिखाती है। बीरबल का अपनी लकीर को बड़ा करना इस बात का प्रतीक है कि सच्ची महानता दूसरों को छोटा करने में नहीं, बल्कि खुद के कद को बढ़ाने में है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अकबर का दरबार आज मौजूद नहीं है और न ही वे पात्र जो कभी दीवानयाम की शोभा बढ़ाते थे, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई ये कहानियां आज भी हमारे बीच जीवित हैं। वे हमें हंसाती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। लकीर छोटी करना की कहानी भारतीय लोक कथाओं का एक अनमोल रत्न है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहेगी। यह हमें हमेशा याद दिलाएगी कि बुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण जटिल समस्याओं को सुलझाना नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह से देखना है कि वे सरल हो जाएं। और यह हमें यह भी याद दिलाएगी कि अपनी लकीर को बड़ा करने का प्रयास दूसरों की लकीर को मिटाने के प्रयास से कहीं अधिक श्रेष्ठ और स्थायी है। इस प्रकार एक सीधी सादी लकीर और एक चतुर दरबारी की यह कहानी समय की सीमाओं को पार कर आज भी हमारे जीवन को रोशन करती है, हमें एक बेहतर दृष्टिकोण अपनाने और एक अधिक सार्थक जीवन जीने की राह दिखाती है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है मुर्गी पहले आई या अंडा, इस सदियों पुरानी पहेली पर आधारित अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी, लगभग 10,000 शब्दों में। मुर्गी पहले या अंडा, अकबर और बीरबल की एक दार्शनिक गाथा। प्रस्तावना। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे उफान पर था, तब आगरा का किला न केवल सत्ता का केंद्र था, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति का एक ऐसा संगम भी था, जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो स्वयं एक जिज्ञासु और खुले विचारों वाले शासक थे, ने अपने दरबार को केवल योद्धाओं और प्रशासकों से ही नहीं, बल्कि उस दौर के सबसे प्रखर बुद्धिजीवियों, कलाकारों और विचारकों से भी सजाया था। उनके नवरत्नों की मंडली इसी प्रगतिशील सोच का प्रतीक थी।
इन नवरत्नों के बीच राजा बीरबल का स्थान अद्वितीय था। वे केवल एक सलाहकार या मंत्री नहीं थे, बल्कि बादशाह के मित्र, उनके बौद्धिक साथी और एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी हाजिर जवाबी और असाधारण बुद्धिमत्ता से सबसे जटिल समस्याओं को भी सुलझा देते थे। अकबर और बीरबल के रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वह केवल शासक और दरबारी का नहीं, बल्कि दो ऐसे मस्तिष्कों का था जो एक दूसरे को चुनौती देने और उससे सीखने में आनंद का अनुभव करते थे। यह कहानी उस दौर की है जब दरबार में केवल राज्य के मामले ही नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड के गहरे रहस्य भी चर्चा का विषय बनते थे। यह उस एक प्रश्न की कहानी है जो सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को समान रूप से परेशान करता आया है। पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? यह किस्सा महज एक सवाल और उसके जवाब का नहीं है। यह तर्क की सीमाओं, ज्ञान के अहंकार और व्यावहारिक ज्ञान की विजय की कहानी है। यह दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे गहरे दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर भी सबसे सरल और अप्रत्याशित हो सकता है। तो चलिए समय के पन्नों को पलटते हैं और उस दिन की ओर चलते हैं जब आगरा के दीवाने खास में एक अंडे ने पूरे मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी बौद्धिक चुनौती पेश कर दी थी। अध्याय एक अनोखा सवाल और दरबार की उलझन। वह एक खुशनुमा सुबह थी। यमुना नदी की ठंडी हवा आगरा के किले की दीवारों से टकराकर दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास में एक सुखद एहसास भर रही थी। दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने रत्नजड़ित सिंहासन तख्ते ताउस पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक शासक का आत्मविश्वास और एक बच्चे जैसी जिज्ञासा का मिलाजुला भाव था। उस दिन दरबार में कंधार से आए एक प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक हकीम ज़ोरास्टर का आगमन हुआ था। हकीम अपनी तर्क शक्ति और ज्ञान के लिए पूरे मध्य एशिया में विख्यात थे। उन्होंने बादशाह अकबर की ज्ञान पिपासा और उनके दरबार की बौद्धिक समृद्धि के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और वे स्वयं इसकी परीक्षा लेने आए थे। औपचारिक अभिवादन और उपहारों के आदान प्रदान के बाद हकीम ज़ोरास्टर ने बादशाह से इजाजत लेकर कहा, शहंशाह हिंदुस्तान, मैंने आपकी और आपके नवरत्नों की बुद्धिमत्ता की बहुत कहानियां सुनी हैं। मैं आपके दरबार के समक्ष एक ऐसा प्रश्न रखना चाहता हूं जो सदियों से दुनिया के सबसे बड़े दिमागों को उलझाता आया है। यह प्रश्न ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन के चक्र जितना ही पुराना है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें ऐसी बौद्धिक चुनौतियां बहुत पसंद थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हकीम साहब, हमारा दरबार आपकी इस चुनौती का स्वागत करता है। आप अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सबकी निगाहें हकीम ज़ोरास्टर पर टिक गईं। हकीम ने अपनी गहरी और सधी हुई आवाज में पूछा, मेरा प्रश्न बहुत सरल है, जहांपना। कृपा करके मुझे और इस सभा को बताएं कि इस धरती पर पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? प्रश्न सुनते ही दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर एक धीमी कानाफूसी शुरू हो गई। यह सवाल सुनने में जितना आसान था, उसका जवाब उतना ही मुश्किल था। यह एक ऐसा चक्र था जिसका कोई ओर-छोर नहीं था। अगर कहो कि मुर्गी पहले आई तो सवाल उठता है कि वह किस अंडे से निकली, और अगर कहो कि अंडा पहले आया तो सवाल उठता है कि वह अंडा किसने दिया। बादशाह अकबर खुद इस प्रश्न की गहराई में डूब गए। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से अपने दरबारियों की ओर देखा। उनके चेहरे पर भी उलझन और सोच के मिले-जुले भाव थे। अकबर को अपने दरबार पर बहुत गर्व था। उन्होंने सोचा कि उनके नवरत्न और अन्य विद्वान मंत्री निश्चित रूप से इस पहेली को सुलझा देंगे। उन्होंने अपने दरबारियों को इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। क्या कोई है जो हमारे मेहमान हकीम साहब के इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दे सके? अध्याय 2, दरबारियों के तर्क और गहराता रहस्य।
बादशाह की चुनौती के बाद दरबार के सबसे ज्ञानी और मुखर सदस्य एक-एक करके अपनी राय देने के लिए आगे आए। हर कोई इस पहेली को अपने ज्ञान और अनुभव के चश्मे से देख रहा था। सबसे पहले दरबार के मुख्य मुल्ला, जो धर्म और पवित्र ग्रंथों के ज्ञाता थे, आगे आए। उन्होंने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर हमारे पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा है। सर्वशक्तिमान ने इस दुनिया को बनाया और उसमें हर तरह के जीव जंतुओं के जोड़े बनाए। इसलिए यह स्पष्ट है कि पहले मुर्गी और मुर्गा का जोड़ा बनाया गया होगा, जिसने बाद में अंडे दिए। अतः मुर्गी ही पहले आई। उनकी बात सुनकर कई दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक सीधा और आस्था पर आधारित उत्तर था। लेकिन हकीम ज़ोरास्टर ने मुस्कुराते हुए प्रतिवाद किया, मुल्ला जी, आपकी आस्था का सम्मान है, लेकिन तर्क की दुनिया में हम यह कैसे मान लें? क्या पता सर्वशक्तिमान ने पहले एक चमत्कारी अंडा बनाया हो जिसमें से पहली मुर्गी निकली हो। आपकी बात एक विश्वास है, तर्कपूर्ण प्रमाण नहीं। मुल्ला जी निरुत्तर हो गए। इसके बाद दरबार के शाही हकीम, जो यूनानी चिकित्सा और जीव विज्ञान के विशेषज्ञ थे, आगे बढ़े। उन्होंने कहा, हुजूर, अगर हम विज्ञान और तर्क की दृष्टि से देखें तो जीवन का चक्र अंडे से ही शुरू होता है। एक अंडा एक भ्रूण को संरक्षित करता है, जिससे एक पूर्ण जीव विकसित होता है। बिना अंडे के एक नई मुर्गी का जन्म संभव नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि अंडा पहले आया। हकीम ज़ोरास्टर ने फिर से एक प्रतिप्रश्न किया, शाही हकीम, आपका तर्क भी अपनी जगह सही है, लेकिन वह अंडा जिसके अंदर जीवन का पहला भ्रूण था, उसे किस जीव ने जन्म दिया? क्या वह हवा में प्रकट हो गया? वह अंडा देने के लिए किसी न किसी रूप में एक मुर्गी जैसी चिड़िया का होना आवश्यक है। शाही हकीम भी इस तार्किक जाल में फंसकर चुप हो गए। अब बारी थी अबुल फजल की, जो एक महान इतिहासकार और दार्शनिक थे। उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। शहंशाह, यह प्रश्न पदार्थ के बारे में नहीं, बल्कि विचार के बारे में है। अरस्तु के दर्शन के अनुसार किसी भी वस्तु का विचार या स्वरूप, फॉर्म, उसके भौतिक रूप, मैटर, से पहले आता है। मुर्गी का विचार, एक पूर्ण विकसित जीव का विचार, अंडे के विचार से अधिक मौलिक है, जो केवल एक संभावना, पोटेंशियल है। इसलिए दार्शनिक रूप से मुर्गी का होना अंडे के होने की संभावना से पहले है। यह एक बहुत ही गूढ़ और बौद्धिक उत्तर था। बादशाह अकबर इससे काफी प्रभावित हुए। लेकिन हकीम ज़ोरास्टर अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, यह एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक व्याख्या है, लेकिन हम यहाँ एक ठोस, भौतिक दुनिया की बात कर रहे हैं। आपकी बात हवा में एक महल बनाने जैसी है, जिसकी कोई नींव नहीं है। दरबार में बहस तेज हो गई। किसी ने कहा कि लाखों साल पहले किसी और प्रजाति के पक्षी ने एक ऐसा अंडा दिया होगा, जिसमें उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के कारण पहली मुर्गी का जन्म हुआ। तो इस तर्क के अनुसार अंडा तो मुर्गी से पहले आया, लेकिन वह अंडा किसी मुर्गी का नहीं था। यह जवाब कुछ लोगों को तार्किक लगा, लेकिन यह अभी भी एक अनुमान ही था, कोई ठोस सबूत नहीं। राजा टोडरमल, जो हर चीज को वित्त और व्यावहारिकता की नजर से देखते थे, ने तंग आकर कहा, जहांपनाह, इस बहस से सल्तनत को क्या लाभ? हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि मुर्गियों और अंडों से कितना राजस्व आता है। जो चीज पहले बाजार में बिकने आई, वही पहले आई। उनकी बात सुनकर कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन यह सवाल का जवाब नहीं था। घंटों तक बहस चलती रही। दरबार के बड़े बड़े ज्ञानी और सूरमा एक साधारण से सवाल के सामने असहाय नजर आ रहे थे। बादशाह अकबर की पेशानी पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्हें लगा कि आज हकीम ज़ोरास्टर के सामने उनके दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है।
उनकी नजर उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जो अब तक खामोश था। दरबार के एक कोने में राजा बीरबल शांत बैठे यह सब देख रहे थे और उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने अंततः बीरबल को संबोधित किया। बीरबल, पूरा दरबार इस पहेली के सामने हार मान चुका है। क्या तुम्हारी चतुराई ने भी आज जवाब दे दिया है? तुम इस विषय पर खामोश क्यों हो? बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और बोले, जहांपनाह, जब बड़े बड़े विद्वान इतने गहरे विषय पर चिंतन कर रहे हों तो मुझ जैसे साधारण व्यक्ति का बोलना उचित नहीं। हकीम ज़ोरास्टर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, राजा बीरबल, मैंने आपकी हाजिर जवाबी के बहुत किस्से सुने हैं। हम आपका दृष्टिकोण भी जानना चाहेंगे। बीरबल मुस्कुराए। हकीम साहब, यह प्रश्न जितना जटिल है, इसका उत्तर उतना ही सरल है। लेकिन मुझे इसका उत्तर देने के लिए थोड़ा समय और कुछ सामग्री चाहिए होगी। अध्याय 3, बीरबल का प्रवेश और अनोखी शर्त। बीरबल की इस बात ने पूरे दरबार में एक नई उत्सुकता पैदा कर दी। जहां सभी विद्वान केवल अपनी जुबान और तर्क का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं बीरबल को समय और सामग्री की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अकबर ने पूछा, कैसा समय और कैसी सामग्री बीरबल? साफ साफ कहो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे इस प्रश्न का व्यावहारिक उत्तर देने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। और सामग्री के तौर पर मुझे शाही बावर्ची खाने से 1 दर्जन ताजे अंडे, 1 जिंदा मुर्गी, कुछ मसाले, घी और लकड़ियां चाहिए। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। कुछ लोग कानाफूसी करने लगे, क्या बीरबल पहेली सुलझाने के बजाय कोई दावत की तैयारी कर रहे हैं? हकीम ज़ोरास्टर भी चकित थे, लेकिन उनकी आंखों में बीरबल के इस अनोखे तरीके को देखने की उत्सुकता थी। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि बीरबल की किसी भी हरकत के पीछे कोई न कोई गहरा मकसद छिपा होता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह दिया जाएगा। हम तुम्हें 24 घंटे का समय देते हैं। कल इसी समय दरबार फिर से लगेगा और हम सभी तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। बीरबल ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और सारा सामान लेकर अपने आवास की ओर चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कोई कह रहा था कि बीरबल कोई जादुई अनुष्ठान करेंगे। कोई कह रहा था कि वे हार मानकर समय काट रहे हैं। हकीम ज़ोरास्टर भी मन ही मन सोच रहे थे कि देखें कल बीरबल कौन सा गुल खिलाते हैं। अगले दिन पूरा दरबार नियत समय पर लग गया। आज भीड़ और भी ज्यादा थी, क्योंकि बीरबल के अनोखे समाधान की खबर पूरे किले में फैल गई थी। हकीम ज़ोरास्टर भी समय पर उपस्थित थे। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान हुए और उनकी आंखें बेसब्री से बीरबल को खोज रही थीं। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और होठों पर वही मुस्कान थी। उनके पीछे 2 सेवक थे, जिनके हाथों में ढके हुए 2 बड़े बड़े थाल थे। बीरबल ने बादशाह के सामने आकर सलाम किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम अपना उत्तर ले आए हो? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, मेरा उत्तर पूरी तरह से तैयार है और इन थालों में मौजूद है। यह सुनकर सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। एक पहेली का जवाब थाल में कैसे हो सकता है? अध्याय 4, बीरबल का प्रयोगात्मक उत्तर। बीरबल ने सेवकों को इशारा किया। पहले सेवक ने अपने हाथ का थाल आगे बढ़ाया और उससे पर्दा हटाया। थाल के अंदर भाप छोड़ता हुआ, मसालों की मनमोहक सुगंध बिखेरता हुआ एक शानदार शाही मुर्ग मुसल्लम रखा था। उसे देखकर ही दरबारियों के मुंह में पानी आ गया। फिर बीरबल ने दूसरे सेवक को इशारा किया। उसने भी अपने थाल से पर्दा हटाया।
उस थाल में उबले हुए अंडों को करीने से काटकर सजाया गया था और साथ ही एक कटोरे में घी और मसालों से बनी स्वादिष्ट अंडा भुर्जी रखी थी। उसकी सुगंध भी कुछ कम आकर्षक नहीं थी। पूरा दरबार चकित था। यह क्या हो रहा था? पहेली का जवाब देने के बजाय बीरबल ने खाने का प्रबंध क्यों कर दिया? हकीम ज़ोरास्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, राजा बीरबल, यह सब क्या है? हमने आपसे एक दार्शनिक प्रश्न पूछा था और आप हमारे सामने भोजन परोस रहे हैं। बीरबल ने बहुत ही शांत भाव से उत्तर दिया, हकीम साहब, मेरा उत्तर इसी भोजन में छिपा है। लेकिन अंतिम निर्णय तो प्रश्नकर्ता ही कर सकता है। उन्होंने बादशाह अकबर की ओर रुख किया और कहा, जहांपनाह, यह सवाल आपके और हकीम साहब के मन में उठा था। आप ही बताइए, आप इन दोनों में से पहले क्या खाना पसंद करेंगे, यह लजीज मुर्गी या यह स्वादिष्ट अंडे? अब गेंद बादशाह अकबर के पाले में थी। अकबर एक पल के लिए रुके। उन्होंने दोनों थालों की ओर देखा। मुर्ग मुसल्लम की सुगंध उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा बनाया भोजन देखकर तो भूख बढ़ गई है। हमारा मन तो पहले यह मुर्ग खाने का कर रहा है। जैसे ही बादशाह ने यह कहा, बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, मुबारक हो जहांपना। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? हमने तो बस अपनी पसंद बताई है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जहांपना, आपने कहा कि आप पहले मुर्गी खाएंगे, तो आपके लिए मुर्गी ही पहले आई। फिर वे हकीम ज़ोरास्टर की ओर मुड़े और विनम्रता से पूछा, हकीम साहब, शायद आपकी पसंद कुछ और हो। आप पहले क्या खाना चाहेंगे? हकीम ज़ोरास्टर, जो अब बीरबल की चाल को कुछ कुछ समझ रहे थे, ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे सुबह के नाश्ते में अंडे पसंद हैं। मैं पहले अंडे खाऊंगा। बीरबल ने उन्हें भी झुककर सलाम किया। तो जनाब, आपके लिए अंडा पहले आया। अब बीरबल ने पूरे दरबार की ओर मुखातिब होकर अपनी बात स्पष्ट की। अध्याय 5, समाधान का अनावरण और उसका गहरा अर्थ। बीरबल की आवाज में अब एक दार्शनिक की गंभीरता थी। उन्होंने कहा, माननीय दरबारियों, मुर्गी पहले आई या अंडा, यह एक ऐसा प्रश्न है जो तर्क के एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ है। आप इसे सुलझाने की जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही उलझते जाएंगे। इसका कोई एक सार्वभौमिक और तथ्यात्मक उत्तर मौजूद नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न ही अपने आप में एक विरोधाभास है। मैंने इसका कोई तार्किक उत्तर देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह संभव ही नहीं था। मैंने इसका एक व्यावहारिक उत्तर दिया है। असल दुनिया में पहले क्या आता है, यह हमारी प्राथमिकता, हमारी आवश्यकता और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक भूखे व्यक्ति के लिए जो भी चीज उसे पहले खाने को मिल जाए, वही पहले आती है। एक व्यापारी के लिए जिस चीज से उसे पहले मुनाफा हो, वह पहले आती है। एक किसान जो मुर्गी पालन शुरू करना चाहता है, उसके लिए शायद मुर्गी खरीदना पहले जरूरी हो, जबकि जो सिर्फ अंडे बेचना चाहता है, उसके लिए अंडे का महत्व पहले है। जहांपनाह ने मुर्गी को चुना, तो उनके लिए मुर्गी पहले आई। हकीम साहब ने अंडे को चुना, तो उनके लिए अंडा पहले आया। यह प्रश्न हमें यह नहीं सिखाता कि दुनिया कैसे बनी, बल्कि यह सिखाता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। इसका उत्तर बाहर प्रकृति में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर, हमारी अपनी चेतना और हमारी अपनी पसंद में छिपा है। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर यह है कि जो आप पहले ऑर्डर करते हैं, वही पहले आता है। बीरबल का यह सरल, हास्यप्रद, लेकिन गहरा व्यावहारिक उत्तर सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया।
जो पहेली घंटों की बहस और बड़े बड़े ज्ञानियों के तर्कों से हल नहीं हो सकी थी, उसे बीरबल ने एक साधारण से भोजन और एक चतुर सवाल से सुलझा दिया था। बादशाह अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में प्रशंसा और आनंद का भाव था। उन्होंने अपनी जगह से उठकर बीरबल को गले लगा लिया। वाह बीरबल वाह, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। तुमने न केवल हमारे मेहमान को एक संतोषजनक उत्तर दिया, बल्कि हम सभी को एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। हकीम ज़ोरास्टर भी अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर हार का नहीं, बल्कि सम्मान का भाव था। उन्होंने बीरबल के सामने सिर झुकाकर कहा, राजा बीरबल, आज मैं सचमुच हार गया। लेकिन यह एक ऐसी हार है जिसमें मुझे जीत से ज्यादा खुशी मिली है। मैं तर्क और ज्ञान के अहंकार में डूबा हुआ था, और आपने मुझे व्यावहारिकता और दृष्टिकोण के महत्व का पाठ पढ़ाया है। आपका उत्तर किसी भी ग्रंथ या दर्शन से बढ़कर है। आपने साबित कर दिया कि सबसे सच्ची बुद्धि किताबों में नहीं, बल्कि जीवन को समझने में है। उस दिन दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने यह सीखा कि कुछ समस्याएं सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए होती हैं कि हर समस्या को सुलझाने की जरूरत नहीं होती। कुछ प्रश्नों का सबसे अच्छा उत्तर एक और प्रश्न होता है, जो हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दे। उपसंहार। मुर्गी पहले या अंडा की यह कहानी अकबर और बीरबल के किस्सों में एक मील का पत्थर बन गई। यह महज एक चतुर उत्तर का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह भारतीय दर्शन के उस मूल तत्व को दर्शाती है जो यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही आपको दुनिया दिखेगी, में विश्वास रखता है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य केवल तथ्यों को इकट्ठा करना या तार्किक पहेलियों को सुलझाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी समझ विकसित करना है जो हमें जीवन को उसकी समग्रता में देखने में मदद करे। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक जटिल दार्शनिक विरोधाभास को मानवीय अनुभव और व्यक्तिगत पसंद के स्तर पर लाकर सरल बनाया जा सकता है। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। समस्या को पुनः परिभाषित करना। कभी कभी किसी समस्या का हल उसे सुलझाने में नहीं, बल्कि उसे देखने का नजरिया बदलने में होता है। बीरबल ने सवाल को उत्पत्ति का रहस्य से बदलकर व्यक्तिगत पसंद का बना दिया। व्यावहारिक ज्ञान का महत्व, किताबी ज्ञान और तार्किक तर्क की अपनी सीमाएं होती हैं। जीवन की कई पहेलियां व्यावहारिक बुद्धि और सामान्य ज्ञान से ही हल होती हैं। अहंकार से मुक्ति। बड़े बड़े विद्वान अपने ज्ञान के अहंकार में डूबे हुए थे, जबकि बीरबल ने विनम्रता और सरलता से समाधान प्रस्तुत किया। संदर्भ की शक्ति। किसी भी चीज का अर्थ और महत्व उसके संदर्भ पर निर्भर करता है। मुर्गी और अंडे का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि आप भूखे हैं, व्यापारी हैं या दार्शनिक। सदियां बीत गईं, लेकिन यह प्रश्न आज भी कायम है। और शायद बीरबल का उत्तर भी आज उतना ही प्रासंगिक है। जब भी हम जीवन में किसी ऐसी मुर्गी अंडा जैसी दुविधा में फंसें, जहां तर्क के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो शायद हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए, मेरे लिए इस क्षण में क्या महत्वपूर्ण है? मेरी प्राथमिकता क्या है? शायद जवाब हमें वहीं मिल जाए।